हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ब्रह्मांड के अंतर्गत सौरमंडल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें हम ग्रह उपग्रह वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मेरे इस चैनल को जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन इससे पहले ये वीडियोज़ को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम चलते हैं हमारे वीडियो पर। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल मतलब ब्रह्मांड में व्याप्त ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह, है ना, तारे और उल्का पिंड, है ना, ये सभी क्या आते हैं, सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सब मिला के सौरमंडल बनते हैं। ओके, जिसमें कि ठीक है, जो एक इस तस्तरी नुमा आकृति बनाते हैं, झुंड में बनाते हैं, गोल गोल उसमें दिखता है। ठीक है, तस्तरी नुमा। ठीक है, इसी किस्म जो सौरमंडल का जो क्षेत्र है उससे थोड़ा से बाहर हम जाते हैं तो एक प्लेनेमस करके एक मंडल है। ठीक है, वो भी सेम सौरमंडल के ही समान है, जिसको हम सौरमंडल का एक जुड़वा पिंडों का एक समूह बोलते हैं। ठीक है, सौरमंडल के समान हम पिंडों का एक समूह बोलते हैं, जिसे हम प्लेनेमस नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य के अतिरिक्त और अन्य ग्रह पाए जाते हैं कि आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना, और यूरेनस। ठीक है, ये 8 ग्रह सूर्य के अलावा इसमें व्याप्त होते हैं, किसमें, सौरमंडल में। ठीक है, और प्लूटो तो नष्ट ही हो चुका है। ठीक है, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि 8 ग्रह हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आकार की दृष्टि से दस्तानुमा ये क्या बनता है, दिखता है। ठीक है, इसके अलावा इसका व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना है, मतलब इसका जो क्षेत्र होता है, मतलब व्यास, है ना, पूरे चक्र का, सर्कल का व्यास कितना होता है, तो इसका लगभग 733 करोड़ करोड़ मील, है ना। इसका लगभग 733 करोड़ मील इसका व्यास होता है पूरे सौरमंडल का। ओके दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा फिर जब बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, है ना, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य है, पृथ्वी है, ये सब सौरमंडल के ही पार्ट हैं, है ना। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है, 2.496 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर्स, है ना, लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होती है। किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ओके दोस्तों, समझ में आया। इसके अलावा हम मील में बात करेंगे, कितने मील ये तो किलोमीटर की बात हो गई, इसमें मील कितने मील में यदि हम जाने तो मील कितना होता है, तो मील में होता है 9 करोड़ 29 लाख 60 हज़ार 9 करोड़ 29 लाख 60 हज़ार मील सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अब जैसे ग्रह है ना, अब ग्रह को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं, ये आपने जाना। अब इन 8 ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ओके, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, है ना, सूर्य के बाद 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रहों को भी 2 भागों में बांट दिया, 4 इधर के 4 दूर से। तो सूर्य से पास वाले जो ग्रह होते हैं
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाहरी कौन से हो गए? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, ठीक है, ये 4 बाहरी ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, इसके हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य पे से। ठीक है, सूर्य पहला ग्रह है। ठीक है, ये हम सौरमंडल का पहला ही भाग है, क्योंकि सौरमंडल बहुत बड़ा है तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में इसको लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला ग्रह लेते हैं सूर्य। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य सबसे एक अनोखा ग्रह है। ठीक है, सबसे एक यूनिक ग्रह है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है। मतलब सूर्य हमारे ब्रह्मांड का सबसे यूनिक ग्रह है ना। ग्रह तो नहीं, मतलब सूर्य है ना, एक ऊर्जा का स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पूरे जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल में जो पदार्थ द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है पदार्थ सौरमंडल का द्रव्यमान है, उसका 99.999% सूर्य का ही भाग है। मतलब पूरे सौरमंडल में जितनी ऊर्जा होती है ना, पूरी सूर्य से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब बात आती है सूर्य की आयु, है ना। सूर्य की आयु कितनी है, कब बना, या उसको अभी तक कितना समय हो गया है सूर्य को, है ना। तो उसकी आयु कितनी हो गई है? 46,000 मिलियन वर्ष। ठीक है दोस्तों, 46,000 मिलियन वर्ष सूर्य की आयु हो चुकी है। ठीक है, अब सूर्य की आयु इतनी हो गई है। ठीक है, अब सूर्य कितना गर्म है आप जानते हैं। उसके केंद्र में कितनी गर्मी होगी? ऊपर गर्मी है जो कि हम तक मिलती है, तो उसके अंदर में कितनी गर्मी होगी? ठीक है, तो उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, क्रोड, है ना। सूर्य के केंद्र का जो भाग है, बीच का भाग जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ठीक है, और उसका तापमान कितना होता है? भाग तापमान जानते हो कितना होता है? ठीक है, मतलब कि आंकड़ों में नहीं, ऐसे कि कितनी गर्मी होती है ना। तो हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो केंद्र को क्या बोलते हैं? हम क्रोड बोलते हैं। अब उसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसके केंद्र का तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है, या क्रोड का तापमान होता है। ठीक है, अब ये तो केंद्र की बात। अब हम बात करते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? सूर्य के बाहरी सतह को हम क्या बोलते हैं? तो बाहरी सतह को हम क्या बोलते हैं? मतलब बाहरी सतह सूर्य के जो ऊपर परत है, जैसे पृथ्वी की परत होती है ना, जिस पे हम खड़े होते हैं, रहते हैं, इसी तरह से सूर्य की भी परत है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें कि ऊर्जा का निर्माण होता है, या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ओके, तो उसका तापमान कितना होता है? केंद्र का तो इतना होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो उसकी परत का कितना होगा बताइए? तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली है कि कम होगा, केंद्र से तो कम ही होगा। ठीक, तो उसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग, है ना। 6000 डिग्री सेल्सियस उसकी बाह्य परत का तापमान होता है, किसके? सूर्य के। ओके दोस्तों, ठीक है, तो उसकी बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। अब परत से फिर हम 10 किलोमीटर आगे तक बढ़ते हैं, तो जो उसकी परत और उसके 10 किलोमीटर वाला हिस्सा के बीच का जो 10 किलोमीटर का जो भाग है बचता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीच के हिस्से को क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और जो क्रोमोस्फीयर का फिर जो परत बनती है, मतलब 10 किलोमीटर के बाद की, 10 किलोमीटर पर ही जो परत बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, जो कि अभी चल रहा है बहुत कुछ। ठीक है, कोरोना
वायरस। ठीक है, तो लेकिन ये हम खगोल विज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारे भूगोल की बात कर रहे हैं, सौरमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सौरमंडल में इसको हम कोरोना बोलते हैं। किसको? सूर्य की परत को हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद का जो 10 किलोमीटर तक का हिस्सा है उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और जो 10 किलोमीटर पर जो परत फिर बनती है, क्रोमोस्फीयर की परत जिसे हम बोल सकते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ओके दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये इतना सब समझ में आया आपको? फिर इसके बाद हम चलते हैं, मंदाकिनी क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी पृथ्वी के पास की जो मंदाकिनी है उसे हम दुग्ध मेखला बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि बहुत सारे तारे होते हैं, ग्रह वगैरह भी होते हैं ना। तो मंदाकिनी जो हमारी दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी है, ठीक है, दुग्ध मेखला नाम की जो मंदाकिनी है उसके केंद्र से, दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, ये सूरज क्या है? हमारी मंदाकिनी है, जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष दूर कोने में स्थित है। कौन? सूर्य। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया इतना कि जो हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, उससे 30,000 किलोमीटर दूर एक कोने में स्थित है सूर्य। ओके दोस्तों, जिसको दुग्ध मेखला के चारों ओर परिक्रमा करने में, हमारा जो दुग्ध मेखला है उससे 30,000 किलोमीटर दूर है एक कोने में, जो कि दुग्ध मेखला की चक्कर लगा रहा है सूर्य। ओके, और सूर्य को कितना टाइम लगता है या कि उसकी स्पीड कितनी है, हम इससे चर्चा बात करते हैं। इस अंदाज़ा लगाइए आप कि सूर्य कितनी स्पीड से उसकी परिक्रमा कर रहा होगा मंदाकिनी की, दुग्ध मेखला की। तो वो कर रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 250 किलोमीटर घूम जाता है दुग्ध मेखला मंदाकिनी की। ओके दोस्तों, आया समझ में इतना? इसके बाद हम बात करते हैं इसके परिक्रमा काल की। ठीक है, ये तो हुई स्पीड की बात कि इसने कितनी स्पीड से ये परिक्रमा करता है। अब ये कितने टाइम में करता है? ठीक है, तो इसका परिक्रमा काल होता है 25 करोड़ वर्ष। ओके दोस्तों, सूर्य का दुग्ध मेखला को जो परिक्रमा करता है उसका वर्ष क्या होता है? 25 करोड़ वर्ष होता है। 25 करोड़ वर्ष में ये एक चक्कर लगाता है सूर्य। ठीक है, परिक्रमा काल होता है कि एक वर्ष में की गई परिक्रमा, है ना, एक वर्ष में परिक्रमा करने में लिया गया टाइम या समय, वो परिक्रमा काल कहलाता है। ओके, और एक वर्ष में तय गई घूमा, मतलब एक वर्ष में घूमना वो परिक्रमा, और एक वर्ष में घूमकर तय की गई दूरी या समय, उसमें लगा हुआ समय परिक्रमा काल कहलाता है। ओके दोस्तों, क्लियर है इसका? तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो इसको परिक्रमा करने में कितना लगता है टाइम? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, या उससे हम बोले 250 मिलियन वर्ष। 250 मिलियन वर्ष उसको पूरी परिक्रमा काल होता है, उसका समय लगता है। ठीक है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा चीज़ है। तो उसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कैसे बोलते हैं कि सूर्य परिक्रमा करने में लगा समय परिक्रमा काल, है ना, और उसी को हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, सूर्य अपने पथ पर घूमता है, उसकी दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य हमेशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ओके दोस्तों, फिर इसमें क्या है? इसके मध्य भाग में, ठीक है, इसका मध्य भाग जो होता है, मतलब सूर्य गोल है, वो अपने पथ पे ही वहीं कहीं घूम रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे ही घूम रहा है। ठीक है, तो उसके मध्य भाग में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? 25 दिन का लगता है।
ठीक है, उसको अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 25 दिन का लगता है। जबकि उसके ध्रुवीय भाग मतलब बाहरी भाग को एक राउंड लगाने में 35 दिन का टाइम लगता है। ओके दोस्तों, ध्रुवीय भाग मतलब उसके केंद्रीय भाग में या अपने अक्ष पर घूमने में उसको कितना टाइम लगता है? 25 दिन का। और उसके ध्रुवीय भाग को कितना टाइम लगता है? 35 दिन का टाइम उसे लगता है एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर। ओके दोस्तों, ठीक है, तीसरी समझ में आई। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सूर्य क्या होता है? बहुत गर्म होता है, उसमें ना नाभिकीय संलयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक आग का गोला होता है। आग का गोला क्यों होता है? उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का एक संलयन होता है ना, जिसे हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं, है ना। नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसमें मतलब विस्फोट पे विस्फोट होते जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसकी वजह से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है दोस्तों। तो हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन रूप है सूर्य है, जिससे कि इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। हमको भी गर्मी लगती है और गर्मी का सीजन आ भी रहा है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो सूर्य का हाइड्रोजन, ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयित रूप है। उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 71% होती है। ओके दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 71% भाग हाइड्रोजन का होता है। हीलियम उसमें 26.5% होती है और बाकी की 2.5% अन्य तत्व उसमें विद्यमान होते हैं। इन सबसे मिलके सूर्य बनता है और उसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है। तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिससे कि गर्मी उसमें पैदा होती है। सूरज गर्म होता है और हमको गर्मी देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक हेस बेथ करके थे खगोल विज्ञानी, है ना, खगोल शास्त्री थे हेस बेथ। उन्होंने बोला कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलके एक हीलियम बनाते हैं, मतलब कि नाभिकीय संलयन हो रहा है ना। वही पता, 1 के 4 मल्टीप्लाई होते जाते हैं। उसे हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बोलते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो जिससे कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊर्जा कम ही नहीं होती, ऊर्जा बढ़ती जाती है। मतलब हम कह नहीं सकते कि वो कभी ठंडा होगा, ठीक है, इतनी ऊर्जा है उसमें। कि सूर्य की दीप्तिमान सतह जो होती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सूर्य की दीप्तिमान सतह है ना, मतलब कि जो जहाँ से ज्वाला निकलती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश मंडल जिसे हम बोलते हैं। कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है वह प्रकाशमान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वह उसका जो सूर्य का जो वायुमंडल होता है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिसे हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं या वर्णमंडल बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, उसकी परत वाला हिस्सा वो फोटोस्फीयर, जो 10 किलोमीटर वाला हिस्सा वो क्रोमोस्फीयर, और जो क्रोमोस्फीयर का जो परत है उसे क्या बोलते हैं हम? कोरोना, है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सूर्य किरण भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो वही 10 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है कि सूर्य प्रकाश अवशोषित हो जाता है, मतलब वही उस सूर्य का वायुमंडल वाला एरिया होता है, ठीक है। उसमें उस प्रकाश मंडल में प्रकाश मान नहीं होता वो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना समझ में आया। तो जिससे कि जो 10 किलोमीटर वाला जो हिस्सा होता है ना वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरण कहलाता है, ठीक है, मतलब वही चीज़ जो क्रोमोस्फीयर का जो परत होती है वो किरण कहलाती है ना, सूर्य किरण कहलाती है, जिसे हम कोरोना ही बोलते हैं। या जिसे हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं कि जब हम सूर्य ग्रहण लगता है ना
तो सूर्य का जो पतला पतला हिस्सा जो आस चारों तरफ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसे हम सूर्य किरण बोलते हैं, ठीक है, उसे हम सूर्य किरण बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि सूर्य किरण, अब सूर्य किरण के आगे अब क्या है, अब सूर्य किरण क्या करती है कि एक्स रे है ना, एक्स रे उत्सर्जित करती है, जिसे हम सूर्य का मुकुट भी हम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सूर्य का मुकुट भूलेगा नहीं बिल्कुल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सूर्य का मुकुट हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि अब सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु कितनी होगी। तो सूर्य की उम्र जिसे हम बोल सकते हैं तो वो कितनी होती है, 5 बिलियन वर्ष। ओके दोस्तों, 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो भविष्य में कब तक रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, अरे सूर्य तो है, जनरली हम तो कहते हैं कि सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा, मगर हम कहते हैं ना कि सूर्य जलना बंद हो गया तो, सूर्य निकलना बंद हो गया तो, है ना। एक क्वेश्चन तो है ना, भले वो पागलों वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन है क्वेश्चन तो है ना। किसी से आप पूछोगे तो वो ये कहेगा ना, यार पागल हो क्या, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, है ना, पागल व्यक्ति ही इतिहास रचता है, तो क्वेश्चन ही सही। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है वह कितने समय तक विद्यमान रहेगा। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य में जो प्रकाश है वह 10⁻11 वर्ष, और इसमें यह सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा भविष्य में। मतलब 10 का इंटू 10 टाइम कर दिए, 10 का गुणा 10 बार कर दिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे करके मतलब 10⁻11 वर्ष तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा। जितना भी आप रहेगा मुझे इंटू करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन था। तो इतना हम मानते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है, 10⁻11 वर्ष तक सूर्य का प्रकाश भविष्य में और रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कि पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है। एक एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता रहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको टाइम लगता है कि 8 मिनट 16 सेकेंड, है ना। और हम कहते हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम उसे सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश को आने में लगता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एक और क्वेश्चन आता है कि कितना प्रकाश हमको पृथ्वी पर मिलता है। सूर्य से इतना आता है, वो पृथ्वी पर आते आते कितना बचता है। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसका 2 अरब व भाग, है ना, 2 अरब हिस्सा सिर्फ पृथ्वी तक पहुंचता है, बाकी का बीच में ही खप हो जाता है ना, उत्सर्जित कर लिया जाता है। ओके दोस्तों, है ना, ये उत्सर्जित कर लिया जाता है या परावर्तित कर दिया जाता है वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, ठीक है, कई चीज़ें हैं। तो वही हमको कितना ज़्यादा लगता है ना, गर्मी में खूब प्यास लगती है, आ रही है गर्मी, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इतनी चीज़ तो खैर मजाक की बात रही, ठीक है, आ रही है गर्मी, खूब आइसक्रीम खाइएगा। तो इतनी चीज़ समझ में आई होप कि आज समझ में आई होगी। ओके, अब एक और है, जो सूर्य ऊर्जा है ना, सूर्य के फोटोस्फीयर से, ये प्रकाश मंडल से निकलकर किरण तक पहुंचती है, ठीक है, कोरोना तक पहुंचती है, जिससे कि पृथ्वी सूर्य के वायुमंडल में एक ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब बहुत तेज लाइट, है ना, ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे कि उच्च अक्षांशों में रात के टाइम दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये प्रकाश जो होता है ना, जो ध्रुवीय
प्रकाश जो उत्पन्न होता है वायुमंडल में, सूर्य के वायुमंडल में, तो जो कि उच्च अक्षांशों में रात के टाइम दिखाई पड़ता है, जिसे हम उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी भाग में हम इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश बोलते हैं, है ना। इसे हम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश बोलते हैं या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर इसे हम दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति हम इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि इसे ना उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं हम, बेरेलिसिस, और दक्षिण ध्रुव पर इसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस, हम इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ और होती है कि सूर्य का जो धब्बा होता है, सूर्य पर जो धब्बा होता है, ठीक है, काले रंग के जो धब्बे पड़ते हैं, तो उनका जो तापमान होता है वह सूर्य से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ऐसा माना जाता है ना। सूर्य पर जो धब्बे होते हैं उनका तापमान क्या होता है कि सूर्य से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और उनका एक कार्यकाल 22 वर्ष का होता है। ठीक है, उनका कार्यकाल क्या होता है, 22 वर्ष का होता है। क्या होता है कि शुरू के जो 11 वर्ष होते हैं उनमें उनका विकास होता है। ठीक है, शुरू के जो 11 वर्ष होते हैं उनमें उनका विकास होता है, और बाकी के जो 11 वर्ष होते हैं उनमें उनका विघटन होता है या ख़त्म होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो मतलब उनका बढ़ना और बिगड़ना उनका जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर एक चुंबकीय झंझावात बनता है ना, मैग्नेटिक स्टॉर्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सूर्य का व्यास कितना होता है, आंकड़ों में हम बात करें, तभी सभी बात की थी, तो सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का व्यास है ना, सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से 110 गुना ज़्यादा होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 110 गुना ज़्यादा होता है, और पृथ्वी सूर्य से कितनी बड़ी है, पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना बड़ी है ना। सूर्य क्या होता है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और होती है कि उपसौर और अपसौर क्या होती है ना। उपसौर की घटना होती है और अपसौर की घटना होती है। ठीक है, क्या होते हैं कि जैसा आपको मालूम है कि पृथ्वी अंडाकार है और वह अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब अपने स्थान पर घूमती है ना, परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है ना। तो इस कारण क्या होता है कि अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस वजह से क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी कभी कभी दूर और कभी कभी पास आते जाते रहते हैं। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी नज़दीक में होते हैं है ना, या दूरी कम होती है, तब क्या होती है, उपसौर की घटना कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन हम उसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। और इसी के विपरीत जब इन दोनों की दूरी ज़्यादा होती है, एक दूसरे के दूर होते हैं, तब अपसौर की घटना कहलाती है। सबसे नज़दीक होते हैं 3 जनवरी को, और सबसे दूर होते हैं ये 4 जुलाई को। ठीक है, नज़दीक की घटना कहलाती है उपसौर, और दूरी की घटना कहलाती है अपसौर। ओके दोस्तों, ठीक है। अपसौर की इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एफेलियन, है ना, एफेलियन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।